जीवन में सत्य बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सत्य ही वो माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति पर विश्वास कर पाते हैं। सत्य ही वो कारण है जिसके द्वारा इस संसार में मानवता बची हुई है। सत्य हमेशा अपरिवर्तनशील होता है, जबकि झूठ परिस्थिति या समय के अनुसार बदलता रहता है। सत्य भले ही कड़वा हो सकता है, लेकिन कभी भी गलत नहीं हो सकता, जबकि झूठ मीठा हो तो भी गलत हो सकता है, लेकिन कभी सही नहीं हो सकता। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। और चलिए सबसे पहले आगाज करते हैं प्रतिबिंब हेलो इंडिया में, जानते हैं आज के हाइलाइट्स क्या हैं। देश को आदिवासी महिला के रूप में मिला नया राष्ट्रपति। यशवंत सिन्हा के खिलाफ द्रौपदी मुर्मू को मिली भारी जीत। इसके अलावा आपको बताएंगे संसद के मॉनसून सत्र के दौरान दोनों सदनों में क्या रहा विशेष। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय खबरों में श्रीलंका संकट, ब्रिटेन, रूस, यूक्रेन सहित अन्य देशों से आ रही खबरों पर नजर। पलटेंगे इतिहास के पन्नों को और जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। और हेलो इंडिया में जुड़ेंगे विशेष मेहमान से और बात करेंगे वैश्विक गायक मुकेश के बारे में। तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ। हेलो इंडिया में शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों के साथ। देश को नया राष्ट्रपति मिल गया है। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव में शानदार और बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। रिटर्निंग ऑफिसर और राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने ऐलान किया कि कुल 4,754 वोट पड़े, जिसमें से द्रौपदी मुर्मू को 2,824 वोट मिले, जिनका मूल्य 6,76,803 है। 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करेंगी। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के देश के नए राष्ट्रपति बनने पर जश्न का माहौल है। हम बता दें कि गुरुवार देर शाम खत्म हुई मतगणना के बाद परिणाम घोषित होते ही प्रधानमंत्री मोदी सहित कई बड़े नेता और मंत्री द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने पहुंचे। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के बड़े नेताओं, जिसमें विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा भी शामिल हैं, ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनने की बधाई दी है। लोकसभा में अवरोध के बावजूद चला प्रश्नकाल और शून्यकाल। लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल में सदस्यों ने अपने अपने विषय रखे। सदन में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सूची में सूचीबद्ध भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2020 का उल्लेख करते हुए कहा कि सदन में सदस्यों की, विशेष रूप से विपक्षी दलों के सदस्यों की उपस्थिति बहुत कम है। उन्होंने आसन से अनुरोध किया कि विधेयक पर आज प्रस्तावित चर्चा को टाल दिया जाए। पीठासीन सभापति भर्तृहरि मेहताब ने कहा कि महत्वपूर्ण विधेयक है और इस पर चर्चा हो तो अच्छा होगा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। आज सदन बहुत बड़ी संख्या में अनुपस्थित हैं और विपक्ष भी उपस्थित नहीं है, तो मेरा ये सुझाव और निवेदन होगा, बाकी अंतिम निर्णय आपका, कि बड़ा महत्वपूर्ण बिल है ये अंटार्कटिका को लेकर के। पहली बार इस विषय पर चर्चा होने वाली है और बहुत से ऐसे इसके पहलू हैं जो सबके ध्यान में आए, जानकारी रहे, उसका भी एक अपना महत्व है। तो क्या हम इसको आज ना लेकर के किसी और दिन ले सकते हैं क्या? राज्यसभा में गतिरोध से शून्यकाल की कार्रवाई बाधित। महंगाई समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर राज्यसभा में विपक्ष के गतिरोध के बीच सदन में प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग दलों से सदस्यों में सवाल भी पूछे और संबंधित मंत्रियों ने उनका जवाब दिया। दोपहर 2 बजे सदन में सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली विधेयक पर सदन में ने सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली विधेयक का समर्थन किया। सदस्यों ने कहा कि जैविक, रासायनिक और परमाणु हथियारों से मनुष्य की रक्षा के लिए हर स्तर पर कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। चर्चा के बीच ही संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने आसन से साफ तौर पर अनुरोध किया कि ये एक महत्वपूर्ण विधेयक है और सरकार चाहती है कि इसकी चर्चा में विपक्षी सदस्यों को भी उनकी बात रखने का पूरा अवसर मिले।
पीठासीन अध्यक्ष ने इसके बाद विधेयक पर चर्चा को स्थगित कर दिया। साथ ही सदन की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। This is a very important bill which concerns the security, global security, all these aspects. And the government would like to have this bill passed with the participation of the opposition also. But unfortunately, the opposition is absent today. So I would suggest that if we wait for a day or two. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े कथित संशोधन के मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय पहुंची। वो जेड प्लस सुरक्षा घेरे के बीच दिल्ली से एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर विद्युत लेन में स्थित संघीय जांच एजेंसी के मुख्यालय पहुंची। उनके साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी थे। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी से इसी मामले में 5 दिनों तक पूछताछ की गई थी। कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े कथित धन शोधन के मामले में सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। अपनी नेता के प्रति एकजुटता प्रकट करते हुए पार्टी के सांसदों और कांग्रेस कार्यकर्ता समिति के सदस्यों ने सामूहिक गिरफ्तारी दी। नीति आयोग के तीसरे इनोवेशन सूचकांक में कर्नाटक, मणिपुर और चंडीगढ़ अपने अपने वर्ग में शीर्ष स्थान पर रहे। प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा। पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में मणिपुर सबसे आगे है। केंद्र शासित प्रदेशों और शहरों की श्रेणी में चंडीगढ़ शीर्ष स्थान पर रहा। ये सूचकांक इनोवेशन, क्षमताओं और पारिस्थितिक तंत्र की जांच करने के साथ ही नवाचार को बढ़ावा देने का एक सशक्त माध्यम है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नवाचार के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए रैंक जारी किए जाते हैं। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं राज्य से आई खबरों पर। राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा के नाम का प्रस्ताव रखने वाली ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति चुनाव से दूरी बनाने का फैसला किया है। टीएमसी की बैठक के बाद पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने ऐलान किया कि तृणमूल कांग्रेस उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहेगी, क्योंकि विपक्ष का उम्मीदवार तय करते समय टीएमसी की सहमति नहीं ली गई। वहीं एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को करने का कोई सवाल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को राज्य सरकार के 22 लाख कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और उनके आश्रितों सहित 75 लाख से अधिक लोगों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की योजना शुरू की। दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत पात्र लोगों को सरकारी संस्थानों, मेडिकल कॉलेजेस और अस्पतालों में बिना किसी वित्तीय सीमा के चिकित्सा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनकी सरकार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सिंगापुर यात्रा के लिए राजनीतिक अनुमति मांगने के वास्ते अब सीधे विदेश मंत्रालय का रुख करेगी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा केजरीवाल को सिंगापुर में विश्व नगर सम्मेलन में शरीक नहीं होने की सलाह दिए जाने के बाद सिसोदिया का ये बयान आया। केजरीवाल को इस सम्मेलन में शरीक नहीं होने की सलाह दी क्योंकि ये महापौरों का सम्मेलन है। ज्ञानवापी परिसर में जब से शिवलिंग मिलने का दावा हुआ है, इस मामले ने कई मोड़ देख लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका के जरिए मांग की गई कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और जीपीआरएस सर्वे कराया जाए, लेकिन याचिकाकर्ता को कोर्ट से उस वक्त झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई से साफ तौर पर इनकार कर दिया। कोर्ट ने यह मुद्दा निचली अदालत में उठाने के लिए कहा है। दिल्ली के प्रगति मैदान में म्यूजिक प्रोडक्शन की वार्षिक प्रदर्शनी इंडियन डीजे एक्सपो 2022 का आयोजन किया जा रहा है। 23 जुलाई तक चलने वाले इस सालाना म्यूजिक एक्सपो में म्यूजिक प्रोडक्शन, एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी और इवेंट प्रोडक्शन से संबंधित आधुनिक तकनीकों और रुझानों को प्रदर्शित किया गया है। इंडियन डीजे एक्सपो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया अभियान को भी प्रचारित कर रहा है। गुजरात में लगातार हो रही बारिश ने प्रदेश के कई जिलों को प्रभावित किया है। कई इलाके अभी भी जलमग्न हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। भारी बारिश और पूर्णा नदी में जलस्तर बढ़ने से नवसारी जिला बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। महाराष्ट्र में बांधों के ओवरफ्लो होने की वजह से भी पूर्णा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं तापी जिले में तापी नदी पर बने उकाई
बांध का जलस्तर बढ़ने के बाद बांध से पानी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ दिन पहले भी उकाई बांध से कम 60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। गुजरात में लगातार हो रही बारिश ने प्रदेश के कई जिलों को प्रभावित किया है। कई इलाके अभी भी जलमग्न हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। भारी बारिश और पूर्णा नदी में जलस्तर बढ़ने से नवसारी जिला बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और यही हाल दूसरे राज्यों का भी है। बात करें अगर ओडिशा की, तो भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अपने 3 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। बौद्ध, बलांगीर, बारगढ़, गजपति, गंजम, कंधमाल और कालाहांडी जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं जगत सिंहपुर, पुरी, खुर्दा, नयागढ़, अंगुल और सुब्रनापुर के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश की 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रुद्रप्रयाग, नैनीताल, बागेश्वर, उत्तरकाशी में बारिश का दौर लगातार जारी है, जिससे मुश्किलें बढ़ गई हैं। बारिश और भूस्खलन की आशंका के मद्देनजर प्रशासन ने यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह भी दी है। और अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों का। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में भारत ने आतंकवादियों के रासायनिक हथियारों को हासिल करने के प्रति दुनिया को चेतावनी दी है। भारत ने कहा है कि वो बार बार आतंकी गुटों और व्यक्तियों के रासायनिक हथियारों तक पहुंच हासिल करने की संभावना के प्रति आगाह करता रहा है। अमेरिकी सीनेट की एक अहम समिति ने भारत के साथ रक्षा साझेदारी को मजबूत करने और खुफिया जानकारी एकत्रित करने, ड्रोन और चौथी और 5वीं पीढ़ी के विमानों के क्षेत्र में वृहद सहयोग के जरिए इस नए स्तर तक ले जाने का मांग की है। अनुभवी राजनेता रानिल विक्रमसिंघे के देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद आज से कार्यभार वो संभालने वाले हैं। इससे पहले श्रीलंकाई सुरक्षा बलों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को से हटाकर वहां सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने पूर्वी दोनबास में भीषण युद्ध के बीच यूक्रेन और अधिक रॉकेट प्रणालियां, गोला बारूद और अन्य सैन्य मदद देने की बात कही। वहीं मॉस्को ने व्यापार स्तर पर युद्ध के संकेत दिए हैं। इस पर अमेरिका ने जहां यूक्रेन में सैन्य मदद बढ़ाने की घोषणा की, तो वहीं ब्रिटेन ने कहा कि वो उसे 1600 एंटी टैंक हथियारों की सप्लाई करेगा। अमेरिका के न्यूयॉर्क में करीब 1 दशक बाद पोलियो का पहला मामला सामने आया है। करीब 10 वर्ष में पोलियो के पहले मामले की पुष्टि न्यूयॉर्क के रॉकलैंड काउंटी में हुई है। द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक एक 20 वर्षीय व्यक्ति को जून में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जो कि पोलियो से ग्रसित था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जांच के दौरान उनके अंदर कोविड-19 के बहुत हल्के लक्षण पाए गए। फिलहाल बाइडेन कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत क्वारंटीन में हैं। आपको बता दें कि कोविड-19 की चपेट में आने वाले बाइडेन दूसरे राष्ट्रपति बन गए हैं। WHO ने वैक्सीन एलायंस द्वारा अगले 3 वर्षों के लिए करीब 160 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की घोषणा का स्वागत किया है। इस मदद से मलेरिया जैसी बीमारी से बच्चों को बचाने में मदद मिल सकती है। और अब रुक करते हैं आज की गतिविधियों का। आज की गतिविधियों की बात करें तो संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज लोकसभा में 25 जुलाई 2022 से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कामकाज के संबंध में वक्तव्य देने वाले हैं। लोकसभा में भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। लोकसभा की रक्षा पर स्थायी समिति की बैठक आज आयोजित होगी। लोकसभा की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति की बैठक भी आज आयोजित होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की विदाई रात्रि भोज की मेजबानी करेंगे। भारत के शीर्ष संवैधानिक पद पर एक सफल कार्यकाल पूरा करने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 24 जुलाई को पद से निवृत्त होने वाले हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में आज से 2 दिवसीय एक साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लेखकों के साथ मुलाकात, कार्यशाला और एक लघु फुटबॉल मैच समेत कई कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं।
2 साल के अंतराल के बाद आज से एक बार फिर कोयम्बटूर बुक फेस्टिवल, बुक लॉन्च, साहित्यिक बैठक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ शुरू होने वाला है। आज नेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की घोषणा भी की जाने वाली है। और प्रतिबिंब अब वक्त हो गया है ये जानने का कि इतिहास क्या कहता है। यानी चलिए पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और जानते हैं आज के दिन से जुड़ा इतिहास। 22 जुलाई वर्ष 1947 में भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया गया। इसे संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था। भारत में तिरंगा शब्द भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संदर्भित करता है। तिरंगे में सबसे ऊपर गहरा केसरिया रंग, बीच में सफेद और सबसे नीचे गहरे हरे रंग का समान अनुपात है। केसरिया त्याग और बलिदान का प्रतीक है। मध्य में सफेद रंग शांति और सच्चाई का द्योतक है और हरे रंग की आखिरी पट्टी उर्वरता और वृद्धि को परिलक्षित करती है। झंडे की चौड़ाई और इसकी लंबाई का अनुपात 2 से 3 होता है। सफेद पट्टी के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का चक्र है। इसका डिजाइन सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसका व्यास लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर है। इस चक्र में 24 तीलियां हैं। ये धम्म चक्र परिचायक है उस कालजी दर्शन का जो इंगित करता है कि गति में जीवन है और ठहराव में मृत्यु है। 22 जुलाई वर्ष 2019 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 2 को नियोजित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। चंद्रयान 2 को GSLV मार्क 3 M1 रॉकेट द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। इस मिशन में चंद्रयान के साथ लैंडर, ऑर्बिटर और रोवर को शामिल किया गया। चंद्रयान 2 मिशन एक अत्यंत जटिल मिशन है जो इसरो के पिछले अभियानों की तुलना में महत्वपूर्ण विकास को दर्शाता है। इसका प्रक्षेपण चंद्रमा के अछूते दक्षिणी ध्रुव के बारे में जानकारी जुटाने के लिए किया गया। और इतिहास में आज के दिन एक और बहुत खास बात दर्ज है और ये उस सुरीले इंसान का जन्मदिन है। हाँ, जिसे भारत का वैश्विक गायक भी कहा जाता है। आप शायद सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं महान गायक मुकेश की, जिनका है आज जन्मदिन। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। आज 22 जुलाई है। 1923 में आज ही के दिन जन्म हुआ था गायक मुकेश का। और मुकेश पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के साथ साथ किताब लिखने वाले लेखक डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव आज हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव। क्या ये किताब आज ही के लिए दिन के लिए बनाई थी? 100वें वर्ष में प्रवेश कर गया है महान गायक मुकेश का जन्म दिवस, और दूसरी तरफ हम आज़ादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव के तौर पर भी मना रहे हैं। क्या सामंजस्य है? प्रतिबिंब भाई, पहले तो अपने सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने सही कहा कि आज वैश्विक गायक मुकेश का जन्मदिन है और ये जन्म शती वर्ष है। और उसके साथ में एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको और भी दे दूं आप सभी को कि आज ही मुकेश का वैवाहिक गठबंधन का भी दिन है, यानी मैरिज एनिवर्सरी भी आज ही है। तो मैरिज एनिवर्सरी को 76 साल हो रहे हैं। हमारी स्वाधीनता को, देश की, भारत की स्वाधीनता को 75 वर्ष, और मुकेश साहब अपने जन्म शती वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी किताब जो है मेरे पास है, भारत के प्रथम वैश्विक गायक मुकेश। तो ये ऐसी मान्यता है या ऐसा आप समझते हैं या आप ऐसा स्थापित करना चाहते हैं? नहीं, ये मैं स्थापित नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये स्वयं सिद्ध है जी। आपको ध्यान होगा कि पहली बार हिंदुस्तानी सिनेमा का जो गीत भारत की सीमा को लांघ कर जी वैश्विक पटल पर अपना दर्शन जिसने कराया था, वो गीत था फिल्म आवारा का। जी, आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। तो इस गीत के साथ में उन देशों में जहाँ पे हिंदी बोली और समझी नहीं जाती थी, उन लोगों ने भी इस गीत को न सिर्फ पसंद किया बल्कि गाया, गुनगुनाया। और वो सिलसिला 50 के दशक से जो 1950 में प्रारंभ हुआ था, वो आज भी वहाँ की जो वर्तमान पीढ़ी है वो भी उसको गुनगुना रही है। जी बिल्कुल। तो आपकी बात को ही मानते हैं। और
एक बहुत ही सुंदर जो तस्वीर है हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, उसके बाद मैं अपना अगला सवाल आपसे पूछूंगी कि आज भी मुकेश जी ने जो गाने गाए हैं उसकी जो दीवानगी है वो ना सिर्फ देश बल्कि विदेशियों पर भी सिर चढ़कर बोलती है। और कैसे, आइए इन तस्वीरों से देखते हैं। मेरा जूता है जापानी ये बदलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी ये बदलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। मेरी मन की गंगा और तेरी मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। मेरी मन की गंगा और तेरी मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। आपकी पुस्तक मेरे पास है और भारत के प्रथम वैश्विक गायक मुकेश, इसका टाइटल जितना अनोखा और अलग है, अनुक्रम भी मैं देख रहा हूँ। अनुक्रम में जो आपने पूरी यात्रा दर्शाई है मुकेश जी की, उसको उनके बचपन को आपने लल्ला लल्ला लोरी अनुक्रम दिया है। आपने उनकी जो 1941 और 45 के बीच की जो यात्रा है, जो स्ट्रगल है उनका, उनके संघर्ष को आपने मैं गीत सुनाता जाऊं दिया है। ये आपके जहन में कैसे आया? देखिए, मुकेश साहब के जो गीत हैं वो जीवन के गीत हैं। उनमें जीवन का दर्शन छुपा हुआ है और वो सारे भाव हैं जो हम सबके जीवन में जन्म लेते ही और मृत्यु पर्यंत तक वो काम में आते हैं। तो उन्हीं गीतों में से मुझे ध्यान आया कि भाई ये जन्म की बात है तो इस गीत को हम ले सकते हैं, ये संघर्ष है, फिर उनका जो आगे सिलसिला चला, उपलब्धियां हैं, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते गए, वो पुस्तक में दर्ज है। जी डॉक्टर राजीव, मैं यहाँ समझना चाहूँगी क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो उसके पीछे एक प्रेरणा होती है। इस किताब को लिखने के पीछे आपकी प्रेरणा और आपका मकसद हम ज़रूर जानना चाहेंगे, आप अपने दर्शकों को बताइए। देखिए साहब, फिल्म म्यूज़िक जो है, मेरा ख्याल है कि भारत में एक बच्चा भी जो है वो उससे बड़ा प्रभावित रहा है और वो गुनगुनाता हर कोई। और मैं भी अपने स्कूल के समय से ही मुझे ध्यान है कि 1974 में जहाँ पे मैं अपनी पढ़ाई स्कूल की कर रहा था तो वहाँ पे मुकेश साहब का कार्यक्रम था और 74 में मैंने उनको साक्षात देखा, उनको गाते हुए सुना, उनके बिल्कुल निकट से उनसे सारा कुछ संपर्क हुआ मेरा। तो वो जो छाप मेरे मन मस्तिष्क पे पड़ी तो उसने पूरे भारतीय सिनेमा और उसके संगीत को मुझे जानने समझने के लिए प्रेरित किया। और यही कारण है कि सबसे पहले मैंने मुकेश साहब को चुना, क्योंकि मैं उनको मिल चुका था, उनको देख चुका था। आप मिल चुके थे और आपने बहुत करीब से जाना पहचाना इस महान गायक मुकेश को, और बहुत सारे ऐसे गायक, गीतकार, म्यूज़िक डायरेक्टर भी रहे हैं जिन्होंने मुकेश जी की पूरी यात्रा को बहुत करीब से देखा है और फिर किस तरीके से वो वैश्विक गायक बन गए देखते ही देखते। उस यात्रा के भी उन्होंने साक्षात्कार किया है। ऐसे कुछ लोगों से आपने अपनी डॉक्यूमेंट्री के दौरान बातचीत भी की थी।
उन तमाम लोगों के मन में क्या था। वो आज बड़ी शख्सियत हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो महान गायक मुकेश के बारे में क्या कुछ कह के गई, एक बार देख लेते हैं। योग्यता उस पे पाया था इसके पहले, उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने वो गीत जो डॉक्टर सफदर ने खुद ने लिखे थे और जो अभी तक शायद आपको सबको याद है, दिल जलता है तो जलने दे, आंसू ना बहा फरियाद ना कर। दिल जलता है तो जलने दे, आंसू ना बहा फरियाद ना कर। दिल जलता है तो जलने दे, आंसू ना बहा फरियाद ना कर। दिल जलता है तो जलने दे। अलग म्यूजिक डायरेक्टरों के पास जब मैं मुकेश साहब के साथ गया तो वहाँ जो अनुभव हुए उनको अब सोचता हूँ तो आता है ध्यान में कि क्या संघर्ष किया मुकेश साहब ने। जिस म्यूजिक डायरेक्टर से मिलने जाए, कोई मिले तो 1 मिनट में कहे कि भाई हमें नया गाने वाला नहीं चाहिए, आप जाइए। खेमचंद प्रकाश जी से मिलने गए तो उनका असिस्टेंट उनसे कहता है मुकेश साहब से, आप क्या बेचते? मुकेश साहब ने कहा भाई मैं गाने वाला हूँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ कि मुझे मौका दें। बोला वो रास्ता है वो है, आप बाहर जाइए, वो किसी से नहीं मिलेगी। इस तरह का सलूक हुआ। एक बड़ा मशहूर स्टूडियो हुआ करता था प्रकाश पिक्चर्स, जिसने राम राज्य जैसी बड़ी फिल्म बनाई थी, उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे शंकर राव व्यास। उनसे मिलने प्रकाश स्टूडियो पहुंचे, मुकेश साहब मैं साथ था, मेरी छुट्टी थी उस दिन भर बैठे रहे वहां पे। बाद में म्यूजिक डायरेक्टर उनसे मिले, बड़े प्रेम से मिले, बोले बेटा आजकल कोई चांस नहीं है तुम लोगों के गाने का, तुम घर जाओ कोई दूसरा काम करो, देखो ये तुम्हारा काम नहीं। मुकेश जो है वो गीत संगीत की दुनिया के सूर्य हैं, एक ऐसा सूर्य जो कभी अस्त नहीं होता और जो अपने प्रकाश से पूरे विश्व को आलोकित करता है। डॉक्टर राजीव, आपने उन पर किताब लिखी है, वैश्विक गायक, और आज उनका जन्मदिन भी है, बहुत प्यारा और ख़ास मौका भी है। चूँकि वक्त अब कम है कि हम अपनी वार्ता को और आगे बढ़ा पाएँ, मैं चाहूँगी आप एक संदेश ज़रूर दें आज के दिन, बाकी गायकों के लिए भी और उन गायकों को चाहने वाले जो श्रोतागण हैं उनके लिए भी। वैश्विक गायक होने के बावजूद भी क्या मुकेश जी को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे? प्रतिबिंब जी, आपने जो बात कही है वो मेरा अपना ये मानना है कि मुकेश साहब की गायकी को जब हम सुनते हैं या उसका विश्लेषण करते हैं तो वैसे तो हमें ये लगता है कि जो शास्त्रीय गायन है वो बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी उसको सीखा जा सकता है। लेकिन जो गीतों में सरलता होती है, आपके स्वर सौंदर्य में जो कंठ की जो आपकी वाणी है उसमें जो सरलता होती है, उसको साधना सबसे कठिन होता है और मुकेश साहब ने उसे साध रखा था। और यही कारण है कि उनकी गीतों की जो सरलता है, जो सादगी है, सहजता है, वो आज भी लोगों को प्रभावित कर रही है और लोग उससे मुतासिर हैं। तो मैं नए गायकों को भी कहना चाहूँगा कि मुकेश साहब के ज़माने में भी जो भी गायक गायिका थे, उन सब पर मुकेश प्रभावी इसलिए रहते थे कि उनकी सरलता सबको प्रभावित करती थी। तो उसी तरह से आप भी सरल बनिए और सहज बनिए, तो देखिए क्या असर आता है, क्या प्रभाव आता है। जी हाँ, अब समय जो है, जैसा कि अमृता ने भी कहा कि बात तो करने का और भी मन है, लेकिन समय इजाज़त नहीं दे रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े और मुकेश जी के बारे में आपने बहुत बारीक बातें हमसे और दर्शकों से साझा की। लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं मुकेश के मशहूर गीतों के साथ। जी हाँ, आप इन गीतों का लुत्फ उठाइए। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार। चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जगवालो, मुझे दोष न देना जगवालो, हो जाऊं अगर मैं दीवाना।
डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। हाय अल्लाह कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जला।